आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इस लेसन को हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में, मैंने स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस को डिस्कस किया था। बायोलॉजी का आपका जो सेकंड लेसन है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। आज के वीडियो में हम उसके आगे ही लेसन को कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो इस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली मूव होता रहता है, कंटिन्यूसली वन ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता रहता है। इधर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। आज के वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है लेसन का वो है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि हम ये साइकिल किसको बोलते हैं। देखिए, तो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज़ वन वे। हमने पढ़ा था कि इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है वो वन वे। क्यों वन वे होती है? क्योंकि सन से जो एनर्जी आती है वो प्लांट्स लेते हैं और उसके बाद वो एनर्जी के थ्रू खाना बना के हर जगह मूव होता है। बट हम सन को रिटर्न में कुछ नहीं देते हैं। बट द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिकल। लेकिन जो न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है वो कैसा होता है? वो साइक्लिक होता है। अब न्यूट्रिएंट का फ्लो साइक्लिक कैसे होता है? न्यूट्रिएंट का फ्लो ऐसे साइक्लिक होता है कि मान लीजिए प्लांट्स ने जितने भी न्यूट्रिएंट्स लिए अर्थ से, उसके बाद प्लांट ने क्या किया? वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र किया जो उसके सक्सेसर थे उसको, फर्दर फिर नेक्स्ट सक्सेसर को ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद अगेन जब उस सक्सेसर का डेथ होता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है कहाँ पे? अर्थ में। और डिकम्पोज होने के बाद अगेन वो न्यूट्रिएंट जो है वो कौन ले लेता है? प्लांट ले लेता है। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसका ट्रांसफ़र हमेशा साइक्लिक होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। दिस इज़ वेरी नेचुरल फैक्ट। हर एक न्यूट्रिएंट को अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हर एक ऑर्गेनिज्म को। द स्टडी the various components in the figure given alongside and explain biogeochemical cycle in your own words। देखिए, बायोजियोकेमिकल साइकिल को बता रहा है आपको अपने वर्ड में डिस्कस करने के लिए। अब आप इसको देख लीजिए। देखिए क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडीज जितने भी हमारे अर्थ में हैं उनको हम हाइड्रोस्फीयर में कंसिडर करते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन, गैसियस चीज़ों से इंटरेक्शन इज एटमॉस्फेयर। वहीं हमारा एक और क्या होता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फीयर का मतलब जितने भी हमारा लैंड की चीज़ें हैं वो सब हमारे लिथोस्फीयर में आती हैं। अब देखिए, ये कंटिन्यूसली क्या होता है कि चीज़ें जो है एक दूसरे में एक्सचेंज होती रहती हैं। जो हमारा लिथोस्फीयर में है वो हाइड्रोस्फीयर के थ्रू चला जाता है एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर में बाय एनी मीन वो नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब या तो हाइड्रोस्फीयर में आता है या तो लिथोस्फीयर में आता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली हमारे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस ये जो हैं वो क्या होती हैं? आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं, आपस में चेंज होती रहती हैं। द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये जो साइक्लिक फ्लो है किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का है। इकोसिस्टम में साइकिल कंटिन्यूसली जो फ्लो होता रहता है एक बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट से दूसरे बायोटिक या एबायोटिक में जो ट्रांसफ़र होता रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। Nutrients necessary for the growth of organism and continuously transfer from biotic to abiotic factor and biotic to abiotic factor। इस तरीके से वो चेंज होते हैं, एबायोटिक से बायोटिक एंड बायोटिक से एबायोटिक में आते रहते हैं। मतलब लिविंग से नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर फॉर्म्ड बाय द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब लिविंग। लिविंग के थ्रू ये चीज़ें जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में। द साइक्लिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो भी ये बायोलॉजिकल मतलब लिविंग, जियोलॉजिकल मतलब अर्थ की जो चीज़ें अवेलेबल हैं एंड केमिकल सोर्सेज जो हैं न्यूट्रिएंट्स के, इसका जो ट्रांसफ़र होता है ये एक्चुअल में कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन द इकोसिस्टम। और डिपेंड किस पे करता है? किस लेवल ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना है उसके ऊपर एक्चुअल में इसका ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल कितने टाइप के होते हैं? तो बायोजियोकेमिकल जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है गैसियस साइकिल, दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल बेसिकली इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ गैस जो कि कंटिन्यूसली एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में ट्रांसफ़र होते हैं। वहीं सेडिमेंट्री साइकिल में वो फैक्टर्स आते हैं, वो चीज़ें आती हैं, वो कंपोनेंट्स आते हैं जो कि गैस फॉर्म में नहीं होते हैं बट वो भी न्यूट्रिएंट्स की तरह ही एक्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट ही होते हैं और एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में ट्रांसफ़र होते हैं। An accumulation of main abiotic gaseous nutrients material is found in the earth atmosphere। और sedimentary क्या है? An accumulation of main abiotic nutrient material found in the sun, sediment and sedimentary rock।
एक्सेट्रा ऑफ द अर्थ। इसका देखिए गैसेस में कौन से गैस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। वहीं अगर हम सेडिमेंट्रीज की बात करते हैं तो आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सब का ट्रांसफ़र होता रहता है। देखिए जो हमारे गैसियस चीज़ें हैं वो बहुत फास्ट हमको मिल जाती हैं, हम बहुत फास्ट ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन वहीं जो सेडिमेंट्री चीज़ें हैं वो उतना फास्ट ना तो ट्रांसफ़र होती है ना उनकी उतनी फास्ट रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। द गैसेस साइकिल इज स्पीडियर, यहाँ देखिए बोल रहा है कि जो गैसेस साइकिल है वो स्पीडियर होता है एज कंपेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल। फॉर एग्जाम्पल इफ CO2 हैज़ एक्यूमुलेटेड इन द एरिया इट इज़ क्विकली डिस्पर्स्ड विद द विंड एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। CO2 अगर कहीं भी फैल जाता है तो फटाफट से इधर उधर फैल के और प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज़ सीरियसली अफेक्ट स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम इन दीज। तो इस तरीके से ये बता रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं। किसी एरिया में अगर बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा डस्ट फैली हुई है, उस एरिया में इन गैसेस का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत स्लो हो सकता है। द साइकिल ऑफ गैस एंड सेडिमेंट्री साइकिल कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि हमने बोला दो पार्ट होते हैं, एक गैस का होता है, एक सेडिमेंट्री का होता है। तो क्या सेडिमेंट्री और गैस के साइकिल को हम एकदम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी गैस जो है वो सेडिमेंट्री फॉर्म में अवेलेबल है और बहुत सारे सेडिमेंट्स जो है वो गैसेस फॉर्म में अवेलेबल है। देखिए इसको कैसे, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस इन द एटमोसफेयर एंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द सॉइल एंड सेडिमेंट्स। ठीक है, देखिए नाइट्रोजन सेडिमेंट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल है और नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में भी अवेलेबल है। वहीं अगर हम देखें कार्बन का, तो कार्बन इज एन एबायोटिक एंड मेनली किस में पाया जाता है, कोल, ग्रेनाइट, डायमंड, लाइमस्टोन, इन सारी चीज़ों में कार्बन भी पाया जाता है इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एटमोसफेयर। जनरली कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट एनिमल्स फॉर मच शॉर्टर ड्यूरेशन दैट इट इन द कोल। जिस जितना कोल में होता है, कोल बनने में तभी हम बोलते हैं ना कि कई साल लग जाते हैं, क्योंकि कोल में जो कार्बन होता है वो लॉन्ग टर्म तक प्रॉपरली एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद कोल का क्रिएशन होता है। इसीलिए कोल को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्बन साइकिल। मतलब हमने अभी क्या पढ़ा था, गैसेस में बहुत सारे साइकिल होते हैं, बहुत सारे गैसेस का एक्सचेंज होता है जो कि एक साइकिल फॉर्म में ही होता है। उसी तरीके से हम कुछ उसी के जो गैसेस फॉर्म के साइकिल थे, सेडिमेंट्स के साइकिल थे, उसी को आज भी फर्दर डिस्कस करेंगे। एक हमारा फर्स्ट साइकिल दिया हुआ है कार्बन साइकिल, द सर्कुलेशन एंड साइक्लिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आफ्टर देयर डेथ बैक टू द एटमोसफेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। देखिए ये जो डेफिनेशन है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको आप याद कर लीजिए। कार्बन साइकिल में होगा तो आपको क्या करने का है, जिधर कार्बन लिखा हुआ है वो दोनों जगह से कार्बन लिखना है। वहीं अगर नाइट्रोजन साइकिल होगा तो बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम है, जहाँ जहाँ पे कार्बन लिखा है वहाँ पे कार्बन तो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन लिखा है तो नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, मतलब सेम सर्कुलेशन एंड साइक्लिंग की होता है। अगर कार्बन का एटमोसफेयर से लिविंग में, फिर लिविंग से एटमोसफेयर में होता है तो उसको कार्बन साइकिल बोलते हैं। नाइट्रोजन का एटमोसफेयर से लिविंग में, लिविंग से अगेन एटमोसफेयर में, तो उसको नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। एबायोटिक कार्बन atoms are circulated and cycled into biotic form mainly through photosynthesis। देखिए जो एबायोटिक कार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, साइकिल्ड होते हैं बायोटिक में, किससे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को हम लेते हैं। तो प्लांट हमारे उल्टा करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो ये दोनों जो है इसी को हम क्या कहते हैं कि कार्बन साइकिल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन बायोजियो केमिकल साइकिल, क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है वो कार्बन साइकिल का ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक पिक्चर में ध्यान से देखिए सनलाइट से क्या हो रहा है, सनलाइट इधर है, सनलाइट से और प्लांट क्या कर रहे हैं, प्लांट जो है वो एक बायोटिक कार्बन, बायोटिक मतलब लिविंग, प्लांट एक लिविंग फैक्टर है ना, तो प्लांट क्या करेगा, प्लांट कार्बन को लेगा, सन से एनर्जी लेगा और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में CO2 उसके पास है, CO2 उसने कुछ तो अर्थ से भी लिया, अर्थ के न्यूट्रिशन से लिया, साथ ही साथ एनिमल्स का जो एक्सक्रीशन होता है उसमें उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ। अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फिर अर्थ में जाके मिला और वो क्या बना, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल वगैरह बन गए। साथ ही साथ प्लांट ने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, तो रेस्पिरेशन के थ्रू भी एनिमल्स क्या करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जो है वो नीचे अर्थ से अपना कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और साथ ही साथ वो जो है उसको कन्वर्ट भी करते हैं, अर्थ क्रस्ट से जो भी उन्होंने न्यूट्रिशन में लिया उसको कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके उसको रिलीज़ किया और रिलीज़ करके वो फॉसिल फ्यूल, प्लांट्स की डेथ वगैरह हो जाती है, जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो वो जा करके अर्थ में मिल गए, तो इस तरीके से वो फॉसिल फ्यूल का क्रिएशन हुआ। कुछ जो है कार्बन्स कहाँ मिल जाते हैं, जाके वाटर में भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ और कार्बन्स कहाँ रिलीज़ होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह से भी कार्बन रिलीज़ होते हैं। तो इस तरीके से
Carnivores feed upon herbivores. In this way, biotic carbon is transported from plants to herbivores. प्लांट ने क्या किया, अर्थ क्रस्ट से कार्बन को लिया, प्लांट को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया। तो इस तरीके से क्या हुआ, कार्बन एलिमेंट्स जो है वो एक तरीके से ट्रांसफर हो गए फ्रॉम वन टू अनदर एंड फ्रॉम कार्निवोरस टू एपेक्स कंज्यूमर। तो इस तरीके से वो ट्रांसफर होता है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला आपको लर्न भी होना चाहिए। द मेन प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में मेन प्रोसेस क्या होता है, देखिए 6 CO2 होता है और 12 H2 होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ये C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। वाटर एंड O2 बनाते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ का प्रोसेस है, ये फर्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, और सेकंड आपका है किस चीज़ का, सेकंड है आपका रेस्पिरेशन का। इसमें देखिए ग्लूकोज एंड 6O2 था, तो वो क्या हुआ, माइटोकॉर्निया के प्रेजेंस में क्या हो गया, CO2H2O प्लस यहाँ पे क्या हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप रिमेंबर करिए और चीज़ों को समझ के इसको लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये नॉर्मली ये फॉर्मूला आपको लिखने को एग्जाम में आता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंचुअली आफ्टर डेथ ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स आर डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी। Carbon dioxide is released again into the atmosphere and is used again by the living organism. जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स सब डेथ होते हैं, सबका डिकम्पोजिशन होता है और बहुत तरीके से डिकम्पोजिशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं। इन दिस वे कार्बन इज कंटिन्यूसली प्रेजेंट ऑन from one living organism to another. After the death of living organism, carbon goes to atmosphere and it again take up by living organism. ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो कार्बन अगेन एटमॉस्फेयर में चला जाता है और उसके बाद फिर वापस से वो एटमॉस्फेयर से बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको ले लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू एबायोटिक प्रोसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सब में बायोटिक ही इन्वॉल्व हो, एबायोटिक भी होते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक वुड, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, इन सब से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड CO2 थ्रू रेस्पिरेशन। इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन बाय द प्लांट। प्लांट ही ऐसे होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। ये क्वेश्चंस अभी जो हमने टॉपिक कवर किया उसी से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन साइकिल इज वेरी इफेक्टिव इन द टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कार्बन साइकिल। क्यों होता है, क्योंकि अगर कार्बन साइकिल में थोड़ा भी इम्बैलेंस होगा तो टेम्परेट रीजन में बहुत वर्क जमा होता है, तो आइस ज़्यादा होती है, तो अगर वहाँ पे थोड़ा भी कार्बन साइकिल इम्बैलेंस होगा तो वो जो आइस होगी वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंट, वाई इज देयर अ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोल रहा है कि कार्बन कॉन्टेंट जब कॉन्स्टेंट है तो क्यों टेम्परेचर राइज हो रहा है। अभी हम सुन रहे हैं ना कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ें आ रही है, तो जिसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जा रही है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन कार्बन इन द एयर एंड द राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ऑब्वियसली इन दोनों में रिलेशन है और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताएंगे कि इनमें क्या रिलेशन है। इस रिलेशन से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस भी है जिसको भी हम फर्दर वीडियोस में सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन भी जैसे हमारा इसके पहले कार्बन साइकिल था वैसे ही ऑक्सीजन का भी साइकिल होता है। ऑक्सीजन भी ट्रांसफर होती रहती है। देखिए क्या दिया है, ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। सर्कुलेशन एंड साइक्लिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फेयर इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। देखिए सेम डेफिनेशन है, आपने जब जहाँ पे कार्बन था वहाँ पे ऑक्सीजन वर्ड को डाल देने का है। दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें भी बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड एज वेल एज इज यूज्ड अप इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एंड इट readily react with other elements and compounds as oxygen is found in various forms like molecules O2, H2O, carbon dioxide, CO2, nitrogen compounds etc. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex. Obviously बहुत complex है। क्यों है complex? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर एज इट इज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन। अब देखिए रिलीज कहाँ हो रहा है, रिलीज सिर्फ एक से हो रहा है, लेकिन वहीं यूज़ कहाँ पे हो रहा है, यूज़ ये बहुत सारे जगह पे हो रहा है। तो इसीलिए
रस्टिंग मतलब आप समझते हैं ना, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। जंग वगैरह लगने में भी ऑक्सीजन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। हमने जैसे कार्बन साइकिल पढ़ा, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा, वैसे नाइट्रोजन भी हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसका भी अपना साइकिल होता है, ये भी ट्रांसफ़र होता रहता है और ये भी इसका भी वन फैक्टर से दूसरे फैक्टर में ट्रांसमिशन कंटिन्यूसली होता रहता है। तो बोल रहा है व्हाट इज़ मीन बाय नाइट्रेट फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ा था, नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन को ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे थोड़ा। विच माइक्रोब्स ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और हेल्प करते हैं, जैसे आइक्रिया, स्पेलिंग है इसकी ARCHYA। इस तरीके से और भी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म 78%, दैट इज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द साइकिल ऑफ द नेचर। पूरे नेचर के साइकिल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप इस उसमें भी देख सकते हैं, देखिए क्लाउड्स में अगर बिजली कड़की उसके बाद क्या हुआ, वो कन्वर्ट हुआ और NH3 में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद देखिए NH3 में कन्वर्ट होकर अर्थ क्रस्ट में जा रहा है, अर्थ क्रस्ट में इधर से भी जा रहा है, साथ में अगर जो भी एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं तो उससे भी NH4 बन के जा रहा है, फिर NO2 बन के नीचे कन्वर्ट हो जा रहा है। देन हम देखेंगे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के रूट्स में भी ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में नाइट्रोजन को फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद फर्दर क्या होता है, ये वापस एयर में जाते हैं और N2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी साइकिल लगातार चलती रहती है। ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स इट इज़ इनएक्टिव एंड डज नॉट ईजिली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स। जैसे हमने बोला कि ऑक्सीजन हाईली एक्टिव है, वैसे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है और ईजिली किसी भी एलिमेंट से कंबाइन नहीं होता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज़ द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। नहीं यूज़ करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम भी फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रेट का यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल की एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिया हुआ है। इस प्रोसेस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। अभी मैंने बताया था नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन को ही हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन के बाद क्या होता है, एमोनिफिकेशन होता है। जैसे कोई भी एनिमल, प्लांट या ह्यूमन किसी की भी डेथ होती है, थोड़े टाइम बाद स्मेल आने लगती है। स्मेल आने का मतलब क्या होता है, रिलीज होता है उसमें से क्या, एमोनिया। तो रिलीज ऑफ एमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं उससे जो भी एमोनिया रिलीज होती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमोनिफिकेशन। तो पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर एमोनिफिकेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, एमोनिफिकेशन मतलब जो वो गंदी फ्यूम आ रही थी वो होने के बाद क्या होता है, फिर नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, वो जो बैड फ्यूम थी जो कि हमारी कन्वर्ट हुई थी, कन्वर्जन ऑफ एमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट। अब उसके बाद क्या होता है कि अमोनिया का कन्वर्जन होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में। ओके, देन नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप है डेनिटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड फॉर्म में होता है उसको गैसियस नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से हमारा नाइट्रोजन साइकिल पूरा वर्क करता है। आई होप आपको ये लेसन प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल वर्क कर रहा है। ये साइकिल बनाने को आती है, कई बार इसका ये प्रोसेस लिखने को आता है, तो आप ये प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको इससे सारे जिसके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। अभी तक आपके माइंड में कोई भी अगर इस लेसन से रिलेटेड डाउट, कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स मिलते रहें। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।